देखिए, आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम और मैं आपसे बात कर रहा हूँ रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। लिखा है कि यदि संख्या 4 की पावर n, जहाँ पर n एक प्राकृतिक संख्या है, यदि हम लोग इसे 6 से विभाजित करते हैं तो हमेशा शेषफल कितना होगा? 4। यदि सवाल है आपका कि 4 की पावर 96 को आप 6 से भाग लगाइए। जब 4 की पावर 96 को आप लोग 6 से भाग लगाएंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, यदि 4 की पावर दुनिया की कोई भी संख्या है, अगर वो प्राकृतिक संख्या है और आप लोग इस कंडीशन में यदि 6 से भाग लगा रहे हैं, तो जो हमेशा शेषफल होगा वो कितना होगा? 4 होगा। मैंने कल इसकी जानकारी आपको थोड़ी-सी दे दी थी कि ऐसा क्यों होता है। तो बताइए हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 4 होगा। अगला प्रश्न है आपका कि 4 की पावर 1256। आपका सवाल है कि 4 की पावर 1256, आप 4 की पावर 1256 को जो भाग लगा रहे हैं वो किससे लगा रहे हैं? 6 से। अगर 4 की पावर 1256 को 6 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर या शेषफल क्या होगा? आपका प्रश्न ये है। तो बताइए, 4 की पावर अगर दुनिया की कोई भी संख्या है और आप 6 से भाग लगाएंगे तो निश्चित तौर से शेषफल क्या होगा? 4 होगा। कल इस पे मैंने बात आपसे कर ली है कि ऐसा हम लोग कर क्यों रहे हैं। बताइए, 4 की पावर दुनिया की कोई भी संख्या है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो पिछले दोनों सवालों को तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि 4 की पावर बहुत बुरी संख्या है, लेकिन अगर 4 की पावर में कोई भी संख्या लिखी है और यदि आप उसे 6 से भाग लगाओगे तो शेषफल क्या होगा? 4 होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि 4 की पावर 1 मतलब 4 होता है और 4 की पावर 2 मतलब 16। और बताइए, 4 की पावर 3 मतलब 64 और 4 की पावर 4 मतलब, मैंने कुछ चीज़ों को लिया है ताकि आप और समझें और सीखें कि ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं। कि 4 की पावर 1 उसका मान 4 होगा, 4 की पावर 2 मतलब 16 होगा, 4 की पावर 3 मतलब 64 और 4 की पावर 4 मतलब क्या होगा? 256। अच्छा, हमें भाग लगानी किससे है? तो एक बात मुझे बताइए, अगर आप इस 4 में 6 की भाग लगाएँगे, अगर इस 4 में आप लोग 6 की भाग लगाएँगे तो भाग नहीं जाएगी, तो बताइए शेषफल कितना होगा? 4। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, यदि आप लोग इस 16 में लगाते हैं तो? अरे भाई, 6 दूनी इस 16 में लगा रहे हैं 6 की भाग। जब 16 में 6 की भाग लगा रहे हैं तो बताओ, 6 दूनी 12, कितना बचा? 4। इस 64 में लगा रहे हैं किसकी भाग? 6 की। बताओ, 6 धाई 6 धाई 60 तो कितना बचा? 4। इसमें लगा रहे हैं 6 चौक 6 दूनी, कितना बचा? 4। हमने कोई सी भी घात ली है और उसके वास्तविक मान को निकालकर 6 से डिवाइड किया है तो हर कंडीशन में रिमाइंडर क्या बच रहा है? 4। देखिए, अब आता है फर्मट थ्योरम। ये फर्मट थ्योरम क्या है? इससे संबंधित प्रश्न आगे की तरफ लिखे हुए हैं। यदि संख्या q की पावर p माइनस 1, अभी मैं सवाल करूंगा तो क्लियर हो जाएगा। यदि संख्या q उसकी पावर है p माइनस 1 को अगर p से विभाजित करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमेशा शेषफल क्या होगा? 1। इसके लिए दो कंडीशन खास है कि p एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए और Q और P आपस में क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। आपका सवाल क्या है? देखिए, मैं बता दूं। आपका सवाल है कि 5 की पावर 72, अगर 5 की पावर 72 को 73 से भाग लगाओगे तो शेषफल क्या होगा? 5 की पावर 72 को अगर 73 से भाग लगाओगे
तो शेषफल क्या होगा? तो पहले तो मैं ये देख लूंगा कि मेरा जो प्रश्न है वो फर्मट थ्योरम को अपनाता है या नहीं अपनाता है। इसने क्या कहा कि जिस संख्या से भाग लगा रहे हो, जिस संख्या से भाग लगा रहे हो वो संख्या प्राइम नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बताइए, 73 या 73 प्राइम नंबर है कि नहीं है? जिस संख्या से भाग लगा रहे हो उसका प्राइम नंबर होना, उसका अभाज्य होना जरूरी है। बताओ 73 कैसी संख्या है? प्राइम हो गई। अच्छा बताओ, ऊपर वाली जो पावर है, बताओ इस 73 से एक कम है कि नहीं है? ये वाली बात भी पूरी हो गई। और तीसरी बात ये कही जाती है कि इन दोनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो ऐसी संख्याओं को को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्या मेरा सवाल सभी बातों को अपना रहा है? तो क्या मैं सवाल को फर्मट थ्योरम से कर सकता हूं? उसने कहा है कि जिस संख्या से भाग लगा रहे हो वो संख्या प्राइम नंबर होनी चाहिए। ऊपर वाली जो घात है वो इससे एक छोटा होना चाहिए और इन दोनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो बिना देखे ऐसे सवाल का उत्तर क्या होगा? एक होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं छोटे छोटे दो सवाल लेके आपको समझा देता हूं। जब बड़ा सवाल होगा तो इसी तरह से करेंगे, जब छोटा सवाल होगा तो बेसिक से भी कर सकते हैं और हम लोग फर्मट थ्योरम से भी कर सकते हैं। बताइए, ये 3 की पावर 4 है। बताओ 3 की पावर 4 को भाग किससे लगा रहे हैं? 5 से। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या मेरा सवाल फर्मट थ्योरम से हो सकता है? बोलिए। ये 3 की पावर 4 है और बताओ 3 की पावर 4 को भाग किससे लगा रहे हैं? 5 से। लेकिन मुझे फर्मट थ्योरम याद नहीं है तो मैं सवाल को बेसिक से करूंगा। कैसे? बताओ 3 की पावर 4 क्या होता है? अरे 3 की पावर 4 81 होता है और 81 को भाग लगाएंगे 5 से, 16 पंजे। बताओ कितना बचा? एक। मैं एक सवाल और ले लेता हूं। एक बात मुझे बताइए, 4 की पावर कितनी है? 4। और मैं भाग किससे लगा रहा हूं? 5 से। अरे बोलो। एक सवाल मैंने और ले लिया। जरा बताओ भाग लग किससे रही है? बताओ कि 5 प्राइम नंबर है कि नहीं है? जरा मुझे बताइए, पावर 5 से एक छोटी है कि नहीं है? और बताइए, क्या 5 और 4 में कुछ कॉमन है? नहीं है। तो बताओ सवाल का उत्तर क्या होगा? अरे बोलो। लेकिन बेसिक से करेंगे, कुछ सीखना चाहते हैं। बताओ 4 की पावर 4 कितना होगा? 4 की पावर 4 होगा 256 और 256 को भाग लग रही है 5 से। बताओ 5 पंजे और 5 ही का ना। क्या हुआ उत्तर? इसका मतलब हमारी थ्योरम बिल्कुल सही है। समझ में आई कहानी? कोई और संख्या लीजिए और आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब संख्या बड़ी हो जाती है तो यही तरीका काम में आता है। बिल्कुल प्राइम नंबर होगा तभी ये काम होगा। अगर प्राइम नंबर नहीं होगा तो उसका भी तरीका है, वो आगे पढ़ेंगे यूलर थ्योरम में। अगला सवाल है आपका कि 3 की पावर 46, 3 की पावर 46 को भाग लग रही है 47 से। 3 की पावर 46 को भाग किससे लग रही है? 47 से। आप मुझे बताइए, क्या 47 एक प्राइम नंबर है? क्या ये संख्या 47 से एक कम है? क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है। अरे यार, कॉमन हो कैसे जाएगा? ये खुद प्राइम नंबर है। कॉमन तब होगा जब 47 का मल्टीपल ऊपर होगा। कॉमन होना तो 0.1% चांस है। अबे 47, क्या 47 किसी के साथ कॉमन हो सकता है? किसके साथ हो सकता है? 47 किसके साथ कॉमन हो सकता है? उसके साथ हो सकता है जो 47 का पहाड़ा लिखा होगा। 47 दूनी 94। अगर यहाँ 94 होता तो उसके साथ कॉमन होता, और अगर ऊपर 94 होता तो पूरा पूरा कट जाता, उत्तर 0 हो जाता। ये को प्राइम का मतलब है। तो बताओ इस कंडीशन में उत्तर क्या होगा? एक होगा। इस कंडीशन में उत्तर क्या होगा? एक होगा।
अगला देखिए क्या है, बताओ 40 की पावर, अरे 40 की पावर 28 और भाग किससे लग रही है 29 से। 40 की पावर 28 और भाग लगा रहे हैं किससे, 29 से। 40 की पावर 28 भाग लग रही है 29 से। जरा मुझे बताओ क्या 29 एक प्राइम नंबर है? क्या ये संख्या 29 से एक नंबर छोटी है? क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है तो उत्तर, जिस व्यक्ति को फर्मट थ्योरम आती है वो ऐसे सवालों का उत्तर देख के ही लगा देता है। जिसे नहीं पता होता है वो ऐसे अच्छे सवालों को नहीं कर पाता, क्योंकि तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम 40 की पावर 28 खोल दो। समझ में आ रही बात? देखिए, बताओ 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर कितनी है? 100। और बताओ भाग किससे लगा रहे हैं? 101। ये 2 की पावर 100 है, 2 की पावर 100 को भाग लगा रहे हैं 101 से। बताओ जरा सीधा उत्तर क्या होगा? अरे बोलो। 1 होगा। बताइए 1 क्यों होगा? क्योंकि 101 प्राइम नंबर है और ये संख्या 101 से एक तो ठीक हो गया। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया सवाल है। बताइए 3 की पावर 102 प्लस 3 और भाग किससे लग रही है 103। पहले उसे देखो जिसमें फर्मट थ्योरम लग सकती है, केवल इतने को देखो। अच्छा, अगर मैं केवल इतने को भाग लगा दूं किससे, तो शेषफल 1 बचेगा। अगर मैं इस सवाल को केवल इतना रखता हूं, इस सवाल को अगर मैं केवल इतना रखता हूं, बोलिए, तो 3 की पावर 102 और भाग किससे लग रही, शेषफल, शेष शेषफल 1 हो गया। और यहां से तो 1 और 3 4 हो, 4 हो गया। अब आती है विल्सन थ्योरम, ये काम करती है, दोनों में अंतर है। वो काम कर रहा था घातों के संदर्भ में और ये काम करेगा फैक्टोरियल के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? ये केवल 2 तरह के फैक्टोरियल के सवालों में काम करता है। अगर आप पूछो कि ऐसा होगा तो क्या होगा, तो ऐसा होगा ही नहीं, जो हुआ है उस पर सवाल बने हुए हैं। क्या सवाल है आपका? 16 फैक्टोरियल को भाग किससे लगा रहे हैं? 17। देखिए, यदि फैक्टोरियल p माइनस 1, फैक्टोरियल p-1 या p-1 फैक्टोरियल को हम p से भाग लगाते हैं, जहां p एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, तो बताओ अभिष्ट शेषफल क्या बचता है? p-। ये तो इसका मतलब हो गया। अब मैं आपको अपना मतलब बता दूं क्या है। ये लिखा है 16 फैक्टोरियल और भाग किससे लगा रहे हैं? 17 से। केवल ये सवाल 2 तरह का हो सकता है। आप सोचो कि ऐसा होगा तो क्या होगा, तो ऐसा नहीं होगा। या तो ऊपर और नीचे की संख्याओं में 1 का अंतर होगा, या ऊपर और नीचे की संख्याओं में 2 का अंतर होगा। बताइए 16 फैक्टोरियल को भाग लग किससे रही है? क्या 17 एक प्राइम नंबर है? अगर ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या में 1 का अंतर है, नीचे वाली संख्या बड़ी और ऊपर वाली संख्या छोटी है, और नीचे वाली संख्या एक प्राइम नंबर है, तो इस कंडीशन में शेषफल -1 बचता है। क्या बचता है? अभी मैं इसकी भाषा में जाऊंगा, वो अलग बात है। ये सबसे पहले आने वाला स्टेप है, इसने तो रेडीमेड फॉर्म बता दी। जब इन दोनों संख्याओं में 1 का अंतर हो और नीचे वाली संख्या एक प्राइम नंबर हो, तो इस कंडीशन में शेषफल -1 आता है। अगर इसे प्लस करना होगा तो प्लस करने का तरीका आप जानते हैं। 17 में इसे जोड़ दो, या 17 में से 1। जब 17 में से 1 घटाओगे तो उत्तर क्या होगा? 16। बात हो गई क्लियर? आप इसे मत याद रखिए, बात तो वही है। अरे बात तो वही है, भाग लगा किससे रहे हो? और बताओ कि 17 में से 1 गया तो क्या बचा?
16 बात तो वही है, लेकिन ये बात काम की है क्योंकि इसी बात को जोड़कर मैं अगली बात को स्पष्ट कर दूंगा। समझ में आ रही कहानी? सवाल ये चल लिया बाबूजी कि 4 फैक्टोरियल, कितने फैक्टोरियल? हम 4 फैक्टोरियल को भाग किससे लगा रहे हैं? 5। यही तो सवाल है। हम 4 फैक्टोरियल को भाग लगा रहे हैं 5 से। क्या मेरा सवाल विल्सन थ्योरम के अनुरूप हो सकता है? हैं? क्योंकि 5 कैसी संख्या है? 5 अभाज्य है? क्या ऊपर वाली संख्या 5 से एक छोटी है? अगर मुझे पता है कि ये विल्सन थ्योरम के अनुरूप हो सकता है तो मेरे सवाल का उत्तर है -1 होगा और 5 में से 1 घटाएंगे तो। लेकिन अगर विल्सन थ्योरम नहीं पता तो मैं सवाल को बेसिक से करूंगा, और छोटा सवाल है तो हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल बताओ। 4 फैक्टोरियल का मतलब, 4 फैक्टोरियल का मतलब पूछ रहे हैं। 4 तिया 12 दूनी, 4 तिया 12 दूनी 24, और बताओ कि 24 को भाग किससे लग रही है? 5। बताओ 5 पंजे कितना बचा? 5 पंजे 25, कितना बचा? -1 हो गया, और बताओ 5 में से 1 गया तो उत्तर 4 हो। ठीक हो गया। एक सवाल और देखने के लिए बोल रहे हैं। बताइए 6 फैक्टोरियल और भाग किससे लग रही है? 7 से। बताओ क्या होगा उत्तर? है? अरे बोलो। अरे 6 फैक्टोरियल है और भाग किससे लग रही? ये 6 फैक्टोरियल है, भाग लग रही है 7 से, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा? कैसे होगा? अगर ये बीच के स्टेप खत्म करने हैं तो विल्सन थ्योरम का पता होना चाहिए, और अगर विल्सन थ्योरम नहीं पता है, भूल जाते हैं, तो बीच के स्टेप लिखने होंगे। बताओ 6 फैक्टोरियल का मान क्या होता है? अरे 6 फैक्टोरियल का मान 720। बताओ 7 ही का ना, और 7 दिया कितना हो गया? फिर फैक्टोरियल को खोलकर करेंगे, लेकिन ये सब काम तब होता है जब बात छोटे फैक्टोरियल की आती है। जब बात बड़े फैक्टोरियल की आ जाती है तो ये बेसिक वाला तरीका काम नहीं करता। तो बताओ 7 में से 1 गया तो 6 हो जाता है। बताइए आपके सवाल का उत्तर। अरे कैसी बात कर रहे हो यार? ये 22 फैक्टोरियल है। बताओ कि 22 फैक्टोरियल को भाग लग किससे रही है? ये 22 फैक्टोरियल को भाग लग रही है 23 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? -1। जब अंतर 1 का हो तो -1, और अंतर 2 का हो तो +1। बताओ 23 में से 1 गया तो? अरे ठीक हो गया। बताओ क्या पूछ रहा है? 36, 36 फैक्टोरियल को भाग किससे लग रही है? 37 से। जब 36 फैक्टोरियल को 37 से भाग लगाओगे, जब 36 फैक्टोरियल को 37 से भाग लगाओगे, तो जरा बताओ कि रिमाइंडर क्या होगा? क्या होगा? -1 होगा, और बताओ 37 में से 1 गया तो? और हम लोग समझदार हैं, हमने ऐसे 3-4 सवालों को कर लिया है, तो हमें पता होना चाहिए जब अंतर 1 का होगा तो उत्तर वो होगा जो ऊपर वाला होगा। है? उत्तर वो होगा जो ऊपर वाला होगा, और उत्तर वो निकालेगा जो नीचे वाला होगा। बताइए 5 फैक्टोरियल में भाग किससे लग रही है? बताओ अंतर 2 का है कि 1 का है? विल्सन थ्योरम तभी लागू होती है, विल्सन थ्योरम तब ही लागू होती है जब अंतर या तो 1 का होगा या अंतर 2 का होगा। जब अंतर 1 का होगा तो उत्तर -1, और अंतर 2 का होगा तो उत्तर +1। आप चाहें तो छोटी-छोटी संख्याओं को लेकर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ये 5 फैक्टोरियल था मान्यवर। आपको पता है कि 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 होता है, और 120 को भाग किससे लगा रहे हो? 7 से। जरा बताओ जी, 17 सत्ते हैं?
17 सत्ते कितना हो गया? 1 हो गया। ये छोटा सवाल था ना, बेसिक से हो गया। बड़ा सवाल बेसिक से नहीं होगा। बताओ कितना है? अरे भाई ऊपर लिखा है कितना? 45 फैक्टोरियल, नीचे लिखा है 47। ऊपर लिखा है 45 फैक्टोरियल और नीचे लिखा है 47। अंतर कितने का है? कितने का? अंतर 2 का है। तो एक बात मुझे बताओ, उत्तर क्या होगा? 1 होगा। क्या आपने फर्मट थ्योरम को देख लिया? आपने विल्सन थ्योरम को देख लिया? अब एक अगली चीज हम पढ़ेंगे, टोसेंट फंक्शन, यूलर फंक्शन, पाई फंक्शन। देखिए ये जो सब बात लिखी है पीछे, आपकी सीट में भी लिखी, बता दूं इसका मतलब क्या है। जब कभी भी किसी संख्या का टोसेंट फंक्शन या पाई फंक्शन या यूलर फंक्शन ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले उस संख्या को कैनोनिकल रूप में परिवर्तित करते हैं। कैनोनिकल रूप का मतलब होता है किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना। जैसे हमारे पास एक संख्या 40 है, तो 40 का मतलब होगा 8 पंजे 40। 40 का मतलब होगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। अर्थात ये संख्या 40 का कैनोनिकल रूप हुआ। यदि मैंने संख्या का कैनोनिकल रूप या अभाज्य गुणनखंड रूप लिख लिया है, उसके बाद हम संख्या का टोसेंट फंक्शन या पाई फंक्शन निकाल सकते हैं। बात यह आती है किसी भी संख्या का टोसेंट फंक्शन या पाई फंक्शन क्या होता है। तो किसी भी संख्या का टोसेंट या पाई फंक्शन का व्यावहारिक मतलब है उस संख्या के सह अभाज्य संख्याओं की संख्या। देखिए ये टोसेंट फंक्शन है। टोसेंट फंक्शन के माध्यम से घातांकीय संख्याओं का शेषफल ज्ञात करना। अभी 10 मिनट ये आपको बकवास लगेगी, जब इसे समझ लेंगे तो अगले सवाल सेकंडों में हो जाएंगे। अभाज्य गुणनखंड का मानक रूप या संख्या का कैनोनिकल रूप। एक से बड़ी किसी भी संख्या को, एक से बड़ी किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के घातों के रूप में लिखना अभाज्य संख्या का मानक रूप या क्या कहलाता है? कैनोनिकल। जैसे मैंने बताया था कि मैंने एक संख्या 40 ले ली। अभी यूलर फंक्शन को छोड़ो, अभी टोसेंट फंक्शन को छोड़ो, पहले समझो किसी संख्या का कैनोनिकल रूप क्या होता है। हमारे पास एक संख्या 40 है। आप सभी लोग जानते हैं कि इसके फैक्टर 8 पंजे 40 होते हैं। 8 पंजे 40 होते हैं। 8 का मतलब है 2 की पावर 3 और बताओ कितना होगा? 5 की पावर। ये किसी भी संख्या का कैनोनिकल रूप है। बात क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। अब आता है किसी भी संख्या का टोसेंट फंक्शन या किसी भी संख्या का पाई फंक्शन या किसी भी संख्या का यूलर फंक्शन। कैसे ज्ञात करते हैं? और इसका मतलब समझिए, किसी भी संख्या का टोसेंट फंक्शन या पाई फंक्शन या यूलर फंक्शन उस संख्या के सह अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है। अभी सिर में दर्द रहेगा 2-4 सेकंड, उसके बाद निकाल दूंगा, टेंशन मत लो ज्यादा। किसी भी संख्या का टोसेंट फंक्शन उन धनात्मक पूर्णांकों की संख्या है जिनका मान उस संख्या के बराबर या उससे कम होता है, तथा ये धनात्मक पूर्णांक उस संख्या के साथ को प्राइम होते हैं। इसे फाई एन से डिनोट करते हैं। यदि किसी संख्या का टोसेंट फंक्शन ज्ञात करना हो, माना कोई संख्या n है, मैंने संख्या n को कैनोनिकल रूप में लिखा। क्या कैनोनिकल रूप a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z। कोई भी संख्या रही होगी, हो सकता है d की पावर कुछ और भी हो जाए। तो ये संख्या है। इस संख्या को मैंने कैनोनिकल रूप में लिखा, तो इसका मतलब a की पावर x और b की पावर y और c की पावर z। अब मैं इस संख्या का टोसेंट फंक्शन या फाई फंक्शन निकालूंगा। जब मैं संख्या का फाई फंक्शन निकालूंगा तो संख्या को यहां लिखेंगे।
1 माइनस 1 अपॉन ए। घातों का कोई रोल नहीं है, चाहे वो कितनी भी घात हो, केवल मतलब है कि आधारों में कौन कौन सी संख्या लिखी है। बताओ आधार में क्या क्या लिखा है। तो 1 माइनस 1 अपॉन ए, 1 माइनस 1 अपॉन बी और 1 माइनस 1 अपॉन। इतनी बात समझ में आई। आगे चलते हैं। ये लिखा है संख्या 20 का टोसेंट फंक्शन क्या होगा। अच्छा बताओ संख्या 20 का टोसेंट फंक्शन क्या होगा। क्या 20 का मतलब 2 की पावर 2? अरे बोलो। किसी भी संख्या का टोसेंट फंक्शन कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया। अब मैं संख्या 20 का टोसेंट फंक्शन दो तरीके से निकालूंगा। एक तरीका होगा फॉर्मूले वाला और एक तरीका जो व्यवहारिक वाला होगा। तो बताइए कि 20 का मतलब, 20 का मतलब होगा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। लिख लिया। उसने कहा संख्या का, इस संख्या का फाई फंक्शन निकालेंगे। किसका निकाल रहे हैं फाई फंक्शन? 20 का निकाल रहे हैं ना, तो 20 को लिख दो गुणा। इन घातों का कोई रोल नहीं है भाई साहब, इन घातों को हटा दो, केवल रोल है आधारों का। बताओ आधार में क्या क्या दिखता है। 2 और 5, तो 1 माइनस 1/2। ठीक हो गया। अरे बोलो। और आधार में क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है, तो 1 माइनस 1 बटे कितना होगा? 5। ये आपको समझना पड़ेगा, ढंग का सवाल नहीं तो होगा नहीं जी। 20, 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2। क्या मैं सही कर रहा हूं? अरे बोलिए। और बताओ 5 ही का ना 5, 5 दूनी 10, तो बताओ 4 दूनी 8। तो जरा मुझे बताइए संख्या 20 का टोसेंट फंक्शन क्या हो गया। क्या मैं इस बात का व्यवहारिक मतलब भी समझा दूं? देखिए, आपने किसी संख्या का टोसेंट फंक्शन निकालना सीखा। टोसेंट फंक्शन का वास्तविक मतलब है उस संख्या के साथ कितनी संख्याएं को प्राइम होती हैं। अच्छा बताओ, सबसे पहली संख्या 1 है। अच्छा 1 और 20 में कुछ कॉमन है क्या? अरे कुछ नहीं है। जब कॉमन नहीं है तभी तो को प्राइम है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए क्या 1 और 20 में कुछ कॉमन है? अच्छा 2 और 20 में 2 कॉमन है, इसका मतलब वो को प्राइम। अच्छा 3 ले लूं? अरे बोलो। अच्छा 4, 20, 4 कॉमन हो गया। अच्छा 5, 20 हो गया। अच्छा 6, 20, अरे यार 6 में और 20 में 2 कॉमन है, तो 7, 20 ये चलेगा। 8, 20, 8, 20 कॉमन है, 9 ले लूं? अच्छा 10, 11 ले लूं? और 11 के बाद 13 के बाद 14 नहीं ले सकते। वजह? क्योंकि 14 और 20 में 2 कॉमन है। अच्छा 15 और 16 बहुत ज्यादा कॉमन है, 17 ले ले। 17 ले लिया, 17 के बाद 19 ले लिया। जरा इन्हें गिन के देखियो कितनी संख्याएं हैं। यही बात चल रही है। किसी भी संख्या के साथ कितनी संख्या को प्राइम होती हैं, ये उसका फाई फंक्शन होता है, ये उसका टोसेंट फंक्शन होता है। क्या ये बात आपकी क्लियर हो गई? संख्या छोटी है तो मैंने निकाल के दिखा दिया, संख्या बड़ी होगी तो मैं ये सब नहीं कर सकता, मुझे भी फॉर्मूले से ही निकालना होगा। आगे चलिए साहब, बताओ किसका फंक्शन पूछ रहे हैं? 100 का। ये 100 का फंक्शन पूछ रहे हैं। सबसे पहले 100 के फैक्टर करने होंगे। बताओ 100 का मतलब, 100 का मतलब 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। 100 का मतलब 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। भैया किसका फंक्शन निकाल रहे हैं? 100 का। हम 100 का फंक्शन निकाल रहे हैं। क्या मैं 100 को लिख दूं? अरे बोलिए। हमने 100 को लिख दिया। अब बताओ क्या लिखें? 1 माइनस 1/2। क्या इन घातों का कोई रोल है?
इन घातों का कोई रोल नहीं है। 1-1/2 और 1 क्या ये सही हो रहा है? यहाँ चलते हैं। बताओ 2 ही का ना 1/2 5 चौक 20 अरे 5 दूनी 10 और 10 चौक 40। तो बताओ 100 का फंक्शन क्या हुआ? 40 हो गया। तो क्या आपने किसी संख्या के टोसेंट फंक्शन का वास्तविक मतलब समझ लिया? अब इसका यूज समझते हैं। अब इसका यूज समझते हैं। देखिए, एक बात और रह गई थी अभी, किसी भी अभाज्य संख्या का टोसेंट फंक्शन ज्ञात करना। किसी भी अभाज्य संख्या का टोसेंट फंक्शन उससे ठीक 1 कम होता है। कितना कम होता है? अच्छा बताओ, क्या ये संख्या 7 अभाज्य है? तो बताओ 7 का फंक्शन क्या होगा? क्यों होगा 6? ना अभाज्य है तो क्यों होगा 6? आपको पता होना चाहिए, अगर कोई भी संख्या अभाज्य है तो उसका टोसेंट फंक्शन उससे कम होता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ 1 और 7 रहेगा। 1,7, 2,7, 3,7, 4,7, 5,7 और 6,7। अरे बोलो 7,7, क्योंकि दोनों में 7 कॉमन हो गया। तो छोटी संख्याओं को लेंगे तो 1 से कहाँ तक लिया? 6 तक। बात हो गई क्लियर? तो जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी उनका टोसेंट फंक्शन उससे कम होता है। बताओ 13 का फंक्शन, 13 का फंक्शन क्या होगा? 13 का फंक्शन 12 होगा। अब आता है यूलर थ्योरम। इसका मतलब आपको बता दूं, सीधे सवाल की तरफ चलेंगे, मतलब समझ में आ जाएगा। ये 3 की पावर 21 है? ये 3 की पावर 21 है। इस 3 की पावर 21 को 5 से भाग लगाते हैं। ये 3 की पावर 21 है, इसे 5 से भाग लगाते हैं। तो यूलर थ्योरम ये बता रही है कि जब किसी भी संख्या को किसी से भाग लगाते हैं तो घात को छोटा करते हैं, और घात को छोटा करने के लिए एक निश्चित संख्या से भाग लगाते हैं। वो निश्चित संख्या नीचे वाली संख्या अर्थात भाजक का यूलर फंक्शन होती है। तो बताओ इस 5 का फंक्शन क्या होगा? अरे भाई 5 अभाज्य है नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगर मुझे 5 से भाग लगानी है, अगर मुझे 5 से भाग लगानी है तो मैं 5 का फाई फंक्शन लूंगा। और मैंने बता दिया कि जो 5 है उसका टोसेंट फंक्शन 4 होगा, क्योंकि 5 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। हमने 4 को ले लिया। उसके बाद हम घात को छोटा करेंगे। बताओ हमारी घात है कितनी? अगर हमारी घात 21 है तो इस 21 को 4 से भाग लगाएंगे, और जब भाग लगाएंगे तो यहां पर भी हम शेषफल से बात करेंगे। बताओ 4 पंजे कितना बचा? अब इस पूरी पावर में कट लगा देंगे। इस पूरी पावर 21 में कट लगा दिया, और बताओ हमारा शेषफल क्या था? हम यहां पर 21 की जगह 1 लिखते हैं, तो ये 3 की पावर 1। और बताओ 3 की पावर 1 मतलब 3। क्या 3 में 5 की भाग जाएगी? अरे नहीं जाएगी ना। तो बताओ सवाल का उत्तर क्या होगा? 3। ये आपकी इन सब बातों का मतलब है। ठीक हो गया साहब? अगला एक सवाल और करते हैं, फिर क्लियर होगा। एनटीपीसी में आपसे पूछा गया, बताओ 2 की पावर कितना है? 30। इस 2 की पावर 30 को भाग किससे लगा रहे हैं? 3 से। यहां पर एक और अतिरिक्त बात आपको सीखने के लिए मिलेगी। अच्छा बताओ, ये संख्या 3 है। बताओ संख्या 3 का फंक्शन क्या होगा? 2 होगा। अरे बोलो, क्या संख्या 3 एक प्राइम नंबर है? संख्या 3 एक अभाज्य संख्या है? जरा बताइए कि 3 का फाई फंक्शन क्या होगा?
पावर को छोटा करने के लिए मैं भाग लगाऊंगा, बताओ मेरी पावर कितनी है। और यदि नीचे वाली संख्या के फंक्शन से पावर कट जाती है तो इस कंडीशन में शेषफल क्या आता है, एक आता है। आपको जीरो नहीं रखना है, आपको हमेशा शेषफल क्या रखना है, एक रखना है। मैं चला नीचे वाली संख्या के फंक्शन से भाग लगाने, तो मुझे पता चला कि पावर ही ऐसी है जो पूरी पूरी कट गई। अगर पावर पूरी पूरी कट जाती है तो इस कंडीशन में उत्तर क्या आता है, एक आता है। क्यों आता है, क्लियर कर दूं ये बात, हो गई। नहीं, आप गलत हैं, आप गलत हैं। क्या आप दो की किसी भी पावर को भाग लगाएंगे, आप गलत हैं, क्योंकि यहां पर कुछ और होगा तो उत्तर बदल सकता है। आपके हिसाब से ये हुआ कि अगर हमने भाग लगाई तो पावर जीरो होगी तो उत्तर एक हो गया, ये सिद्धांत यहाँ पर लागू नहीं होगा। एक बात मुझे बताइए, क्या ये दो की पावर दो को भाग किससे लगा रहे हैं, तीन से। मैं एक और सवाल लेता हूं तो उसमें ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा। मैं और सवाल लेता हूं, ये दो की पावर छह भाग किससे लगा रहे हैं, सात। अभी आपने इससे पहले फर्मट थ्योरम को समझा था कि क्या सभी को फर्मट थ्योरम समझ में आ गई थी। यूलर को साइड से करिए, आप फर्मट थ्योरम की तरफ चले जाइए। और मैंने फर्मट थ्योरम को प्रूव भी किया है। अरे बोलो, बताओ दो की पावर छह, दो की पावर छह को किससे भाग लगा रहे हैं, सात से भाग लगा रहे हैं, तो बताओ रिमाइंडर है कितना। क्या तुम फर्मट थ्योरम को भूल गए। अरे भाई, दो की पावर छह को भाग किससे लगा रहे हैं, क्या सात एक प्राइम नंबर है। बताओ क्या पावर सात से छोटी है। अरे भाई, पावर छह है, ये सात से कितनी छोटी है। तो इस कंडीशन में उत्तर क्या आएगा, एक आएगा ना। अब मैं इस सवाल को उस तरह से घुमा के कर रहा हूं, बताओ सात का फंक्शन क्या होगा। अब भैया सात का फंक्शन छह होगा। असल बात तो यह है कि फर्मट थ्योरम बाद में आई, यूलर पहले आई है, क्योंकि वो इसी का एक रूप हो गया। अच्छा बताओ, सात का यूलर फंक्शन क्या होगा। सात का यूलर फंक्शन छह होगा, नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, कैसे तुम्हें समझाऊं। दो की पावर 48 को भाग लगा रहे हैं सात। जब दो की पावर 48 को सात लगा, दो की पावर 48 को भाग किससे लगा रहे हैं, सात से। क्या तुम्हारी ये बात क्लियर है कि अगर दो की पावर छह को सात से भाग लगाएंगे तो शेषफल। क्या मैं इसे दो की पावर छह की पावर आठ लिख सकता हूं और भाग किससे लगा रहे हैं, सात। तो एक बात मुझे बताओ, क्या दो की पावर छह और दो की पावर छह, क्या दो की पावर छह ऐसे लिखा जाएगा, कितनी बार लिखा जाएगा, और भाग लगा किससे रहे हो। और जब हर बार दो की पावर छह को सात से भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या होगा, एक ही का ना एक का ना एक, कितना मिलेगा। तो वही तो बात यहां लागू हो रही है। अरे भाई, आपने सात का फंक्शन निकाला तो बताओ सात का फंक्शन, और बताओ छह अट्ठे 48, वही तो बात पीछे से लौट के आ रही है। क्योंकि अगर आप 48 को भाग लगाओगे तो 48 को भाग किससे लगाओगे, और छह से, और छह से कितनी बार जाएगी, आठ बार। क्या कुछ चीजें क्लियर हुई, आपकी नहीं हुई। अरे बोलो। अरे यार, परमट थ्योरम है, आपकी नहीं है, ये क्लियर है। अगर हम इस सवाल को यूलर से नहीं करते, फर्मट से करेंगे तो ऐसे होगा, नहीं होगा। अरे होगा, क्योंकि दो की पावर छह को अगर सात से भाग लगाओगे तो शेषफल क्या होगा, एक होगा। और आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। बताओ सात का फंक्शन क्या होगा, छह। क्या पावर छह से कट रही है, कितनी बार कट रही है, तो ये आठ ऊपर लिखा तो है। तो आगे से याद रखिए, कभी भी सवाल को यूलर से अगर कर रहे हैं और पावर अगर कट जाएगी तो उस कंडीशन में उत्तर क्या होगा, एक होगा। हम्म। किसमें कट गया, कट गया पूरा है। हाँ, किसकी पावर,
वो मतलब नहीं है। वो तो बिल्कुल भाई याद बात है, उसका कोई मतलब नहीं है। आप जीरो क्यों रख रहे हैं यहाँ पे? उसके हिसाब से आ रही चीज वो नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ इस पे काम करिए आप। उस तरह से नहीं है यार, इस तरह से उत्तर निकल के आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि इस 48 के अंदर ये छह छह कितनी बार है? 8 बार है। आप इसे समझो, वो तरीका गलत है, उस बात का कोई मतलब नहीं है। अगला देखो क्या है। उस बात की पुष्टि मैं करूंगा थोड़ी देर के बाद। अभी सवाल है 10 की पावर 55। सवाल है आपके पास 10 की पावर 55 भाग किससे लगा रहे हैं? 7 से। ये 10 की पावर 55 है, हम भाग लगा रहे हैं 7 से। तो पहले इस 10 में 7 की भाग लगा लो, क्योंकि भाग लग रही है। अरे भाई 10 तो बड़ा है अभी। बताओ, 7 ही का ना, 7 ही का ना 7, कितना बचा शेषफल? 3 नहीं, कितना बचेगा? 3 की पावर 55 भाग लगा किससे थे? भाग लगा रहे हैं 7 से। क्या लगा रहे हैं? अच्छा बताओ, 7 का फंक्शन क्या होगा? 7 का फंक्शन होगा 6। इस पावर 55 को, इस पावर 55 को किससे? ऐसे भाग लगाइए, छोटा करिए। बताओ, 6 नमा 54 हुआ, कितना बचा? और 3 की पावर 1, मतलब उत्तर कितना होगा? 3। ठीक हो गया। जब कर रहा था तो गर्दन नीचे कर लीजिए ना, मुद्दा ये है। मसला तो यही है, लगता था कि हम कर लेंगे लेकिन हुआ नहीं। अरे 10 की पावर 55 है। बताओ, साथी का ना, ये साथी पहले भाग लगाओ अगर लग रही है तो। ये 10 है, 10 की पावर 55 को भाग लगा रहे हैं 7 से। बताओ, साथी का ना शेषफल 3 नहीं, 3 की पावर 55। अब सवाल यहां से शुरू हो गया आपका। अब ये 7 कैसी संख्या है? प्राइम नंबर है। और बताओ 7 का फंक्शन क्या होगा? इस 55 को 6 से काटो, 6 नमा कितना बचा? 3 की पावर 1, मतलब 3 हो। बताइए, 2 की पावर 1 के आगे कितना जीरो है? 1 2 3 4 5 6। अच्छा बताओ, हमें भाग किससे लगानी है? बताइए, 7 का फंक्शन क्या होगा? अच्छा बताओ, 7 का फंक्शन 6 हो गया। जब 7 का फंक्शन 6 हो गया, अब इस 6 से भाग किस में लगाओगे? पावर को छोटा करेंगे ना। बताओ, 6 ही करना, 40 हो गया। 6 छंग 6 छंग 6 छंग 6 छंग, कितना बचा? कुल मिला के 4 बचा। अरे बोलो। अरे भाई, इस 7 का फंक्शन क्या हुआ? इसमें भाग लगाओ। जब भाग लगाओगे तो हम देखेंगे कि एक हमें सिमेट्रिक सिटी देखने के लिए मिलेगी। हमें शेषफल बार बार आता मिलेगा। बताओ कितना मिलेगा? तो 4 ही बचेगा। और बताओ, 2 की पावर 4 कितना होता है? अरे 16। और 16 को भाग किससे लगा रहे हैं? 7 से। 7 दूनी और 14 और 2 कितना होगा? 16। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? अगला देखिए क्या है। बताओ, 18 की पावर, आप सभी लोग ध्यान से बोर्ड पर देखिए। 18 की पावर 72। 18 की पावर 72 को भाग लगा किससे रहे? जब 18 की पावर 72 को भाग लगा रहे हैं 11 से, 11 ही का ना। पहले सवाल को बेसिक से थोड़ा हल करिए, उसके बाद जरूरत होगी तो काम करेंगे, नहीं तो उत्तर निकालेंगे। बताइए, 11 ही का ना कितना? 7 की पावर 72 भाग लग किससे रही है? अच्छा, 11 का फंक्शन 10 क्यों हुआ? 11 का फंक्शन 10 हो गया। बताओ कितना हुआ?
अरे भाई 10 सत्ते ये 72 है। 72 को छोटा करेंगे, 10 से काट रहे हैं, 10 सत्ते 70, कितना बचा? 2। बताओ 7 सत्ते 11 से काट रहे हैं, बताओ 11 चौक कितना बचा? 11 चौक 44, कितना बचा? 5। ठीक हो गया। अगला देखिए क्या है, बताओ 55 की पावर 55 की पावर 555 भाग लग रही है 13 से। बताओ 13 चौका, पहले 55 को तो काटो 13 से। अरे 13 चौका कितना बचा? 3 बचा। और पावर चल रही है 555। भाग लगानी किससे है? और 13 का फंक्शन, 13 का फंक्शन 12। अरे बोलो, अब इसे 12 से काटिए 555 को, आधार में 3 रहेगा, भाग लग रही है 13 से। ये 12 किसका फंक्शन है? 13 का। 13 का फंक्शन 12 हो गया। अब इस 555 को 12 से काटो, 12 चौक 48 और 12 छंग 72, कितना बचा? 3। 3 तिया 9 तिया और 13 दूनी कितना हो गया? गलत है इसमें, एक बार चेक कर लो कभी गलती हो गई हो। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, बाकी बातें कल करेंगे।